हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू द सेशन। आज के वीडियो में हम मैथ पेडागोजी को डिस्कस करने वाले हैं। जो आज का हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 16 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम मैथ पेडागोजी की शुरुआत कर रहे हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मैं मैथ के कंटेंट पे पहले नहीं जा रही हूँ, मैं मैथ के पेडागोजी के ऊपर बात करने वाली हूँ आज के वीडियो में। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, 23 क्वेश्चन पेपर हुए थे। 23 क्वेश्चन पेपर पेपर 1 के हुए थे और मैथ पेडागोजी में आपके पास 15 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन पेपर में है। तो टोटल 345 क्वेश्चन आपको 2021-22 से मिल रहे हैं। और उसके अलावा जो जितने भी क्वेश्चन पेपर 2011 से लेके 19 तक के हैं, 19-20 तक के हैं, वो भी मैंने एक अलग प्लेलिस्ट में करवाया हुआ है। तो अगर आप उसको भी कर लेते हैं तो आपकी एक कंप्लीट तैयारी हो जाएगी प्रीवियस ईयर से। जहाँ पे लिखने लायक बातें होंगी वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, आप वहाँ से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो इतना अगर आप कर लेंगे, 600 क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं, 645 क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं, तो 15 क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आने हैं, तो आप डेफिनेटली उसको टैकल कर लेंगे। तो यही मेरी स्ट्रेटजी रही है। और आप लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो ज़्यादा ही फ़ायदा होगा क्वेश्चंस के थ्रू अगर आप पढ़ते हैं तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है। एक बच्चा है जो कि वर्ग में और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है। और वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, आयत में जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो इनमें वो अंतर नहीं कर पा रहा है। तो वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है, वो दोनों के एक ही श्रेणी में रख लेता है कि आयत और वर्ग एक ही हैं। तो वैन हील के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण में है? तो पहली बात तो अब आपके पास क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वैन हील वाला। ये वाला मैं आपको करवाऊंगी, बोर्ड के माध्यम से करवाऊंगी एक अलग वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगी बिना फिगर के माध्यम से तो उतना समझ में नहीं आएगा। तो वेन हीले के जितने भी चरण हैं, जितने भी स्टेप्स इन्होंने बताए हैं, ये तो करना ही होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो मतलब फिक्स्ड रहता है कि मैथ पेडागोजी में यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसको आपको करना है। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैथ पेडागोजी में इसको लिख के रखना है। तो वो किस स्तर पर है? अगर वो वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है तो वो किस स्तर में है? तो निगमन अगर आप नॉर्मल सा एक अपना तर्क भी लगाएं तो निगमन स्तर जो है वो काफ़ी हाई लेवल का आ जाएगा। तो ये तो हाई लेवल की बात है नहीं, क्योंकि बच्चा प्राइमरी लेवल पे है, विश्लेषण भी बच्चा कर नहीं पाएगा प्राइमरी लेवल पे, और अभी गृहीतीय स्तर भी नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ये दृश्यीकरण विजुअलाइजेशन का मेथड है, ये विजुअलाइजेशन लेवल है ये। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। लेकिन हाँ, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और एक क्वेश्चन मैथ पेडागोजी में यहाँ से फिक्स होगा। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन होगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्राकृतिक संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा? तो बच्चों को हमें प्राकृतिक संख्याएं सिखानी है, प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब एडिशन सिखाना है बच्चों को। तो उसको शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना। तो प्रासंगिक स्थिति के द्वारा अनुभव प्रदान करना, ये तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि बच्चों को हमें अनुभव प्रदान करना होता है। हमें मूर्त चीज़ दिखा के अनुभव प्रदान करें, मतलब किसी भी तरीके से बच्चे को अनुभव प्रदान करना होता है। उसके बाद अगला है कि स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करना। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि अनुभव प्रदान करना हमेशा पहला स्टेप होगा। और चिन्ह जो भी सिंबल्स दिए जाते हैं, जैसे कि एडिशन का सिंबल देना, माइनस का हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया, उसके बाद डिवीज़न का हो गया, तो ये सब जो सिंबल्स के बच्चों को बताए जाते हैं, ये सारे सिंबल्स जो हैं, और ये जो सिंबल बच्चों को बताए जाते हैं, ये सबसे लास्ट में बताए जाते हैं। तो ये लास्ट स्टेप हमेशा होता है सिंबल को बताना बच्चों को। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो बार बार किसी ना किसी तरीके से पूछा ही जाता है कि बच्चों को सिंबल इसको क्रम से लगाने के लिए बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आता है। अगला है कि स्थिति को मौखिक रूप से समझाना। अगर आप अनुभव प्रदान करेंगे बच्चों को तो उसके बाद आप मौखिक रूप से उसे कुछ बताएंगे भी।
अगला है कि चित्रों के माध्यम से स्थितियों को निरूपित करना। तो यहाँ पे आपको क्रम से लगाने की ही बात की गई है। तो पहला स्टेप हो जाएगा बच्चों को अनुभव प्रदान करना, दूसरा स्टेप हो जाएगा बच्चों को मौखिक रूप से समझाना, तीसरा जो होगा वो चित्रों के माध्यम से स्थितियों को निरूपित करना, और सबसे लास्ट ऑप्शन जो होगा वो चिन्हों से प्रदर्शित करना। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ए ऑप्शन कहाँ कहाँ, मतलब कि पहला सबसे ऑप्शन जो है वो ए होगा। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन तो कट गया और ये ऑप्शन कट गया, और सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है, चिन्ह। तो चिन्ह जो है वो बी ऑप्शन में है। तो आपका ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आंसर बन गया। तो सबसे पहले आप बच्चों को अनुभव प्रदान कर रहे हैं, फिर मौखिक रूप से उसको बता रहे हैं, उसके बाद आप बच्चों को चित्रों के माध्यम से समझा रहे हैं, उसके बाद आप बच्चों को सिंबल्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं कि हाँ ये एडिशन का सिंबल है और जहाँ पे ये लगा रहेगा वहाँ पे हमें जोड़ना होगा। तो ये बच्चों को हमें बताना पड़ेगा। और ये स्टेप्स आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये स्टेप से बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी पूरे 23 क्वेश्चन पेपर, तो आपको अनगिनत बार ये क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आपने 2011 से लेकर 2019 वाली मेरी प्लेलिस्ट देखी होगी तो आपको वहाँ पर भी ये क्वेश्चन मिले होंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ 2005 पे भी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने उसको पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने वाला है? तो यहाँ पे एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी गणित की शिक्षा के लिए कौन सा दृष्टिकोण जो है वो दिखा रहा है? तो पहला ऑप्शन है कि उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ना हो। तो इन्होंने उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने की बात नहीं किया है, बच्चों के सिखाने पे फोकस किया है एनसीएफ 2005। अगला है कि गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर के विकल्प मुहैया कराती है, इसकी भी बात एनसीएफ नहीं करता। सभी विद्यार्थी गणित सीख सके और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की ज़रूरत है, तो इसकी बात जो है वो एनसीएफ 2005 करता है। तो सभी विद्यार्थियों के सीखने पर जोर देता है एनसीएफ 2005। और ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए ऐसी कोई बात इन्होंने नहीं किया, इन्होंने सीखने और सिखाने की बात किया है एनसीएफ 2005 में। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका बनाने के लिए कहा और उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। इसका क्या उद्देश्य है? गणित का जर्नल बनाने के लिए कहा और उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों की, मतलब दैनिक जीवन में जैसे कि हम दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे बच्चे जो है वो अपने गणित का यूज़ करते हैं, घर में मतलब बहुत तरीके से यूज़ करते हैं गणित का अपने डेली लाइफ में। तो इसका क्या उद्देश्य होता है? तो टीचर ने उसके ऊपर उसने जर्नल बनाने के लिए, पत्रिका बनाने के लिए कहा है। तो आने वाले निरीक्षण के लिए कक्षा को तैयार रखना, ये ऑप्शन होगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और गणितीय कौशल को बेहतर बनाने में छात्रों की सहायता करना, यहाँ पे छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सके। तो बिल्कुल सही है कि गणित बच्चों को ऐसे सिखाना ताकि वो उसे अपने बाहरी दुनिया से कनेक्ट कर सके। इस उद्देश्य से टीचर ने बच्चों को जर्नल बनाने के लिए कहा कि वो अपनी दैनिक लाइफ में कैसे गणित का यूज़ कर रहे हैं, उस पर पत्रिका बनाने के लिए टीचर ने कहा है। क्यों? ताकि वो अपने मतलब जो भी चार दीवारी के अंदर मैथ्स बच्चों को पढ़ाया गया है वो उसको बाहरी दुनिया से भी जोड़ पाए। तो ये एनसीएफ 2005 कहता है। और समझ की जाँच करना ये नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि गणित केवल अंक गणितीय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? गणित केवल जो है वो अंक गणित नहीं है, तो कौन सा सबसे ज़्यादा इसके बारे में सही ऑप्शन है? तो प्राथमिक स्तर पर केवल ज्यामितीय आकृतियों के पैटर्न को पढ़ाया जाना चाहिए। तो बिल्कुल भी नहीं, केवल वर्ड इसको गलत कर रहा है। ज्यामितीय आकृतियों के पैटर्न को तो पढ़ाना है, लेकिन केवल ज्यामितीय आकृति के पैटर्न को नहीं पढ़ाना है। अगला है कि बीज गणित में अंक गणित अंतर्निहित नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। गणित की पाठ्य पुस्तक में ज्यामिति को एक अलग खंड के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए, यहाँ पे सबसे बड़ा वाला ऑप्शन ही सही है। और गणितीय पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे कि आकार, दिक्, स्थान संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन को आवश्यक रूप से स्थान दिया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बातों को समाहित कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से डीन्स ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता। तो डीन्स ब्लॉक का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डीन्स ब्लॉक का फिगर भी दिखा दूंगी। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, अपना कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, आपको कॉमन सेंस लगाना है कि प्राइमरी के बच्चों को क्या पढ़ाया जा सकता है। डीन्स ब्लॉक आप देख लेंगे, अगर गूगल में डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि यहाँ पे है कि आपको अपना तर्क में, अगर मैं होती, मुझे डीन्स ब्लॉक के बारे में नहीं पता है और एक्चुअल में मैंने इस पर सर्च नहीं किया क्योंकि पहले ये क्वेश्चन शायद आया नहीं है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। लेकिन यहाँ पे है कि आप क्या नहीं पढ़ा सकते। तो आपको प्राइमरी के बच्चे के हिसाब से सोचना है। तो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो प्राइमरी के बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती। संख्या और स्थानीय मान आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं और योग भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, घटाव भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रायिकता जो है वो बच्चों को आप नहीं पढ़ा सकते क्योंकि प्राइमरी लेवल में प्रायिकता होती ही नहीं है। इनफैक्ट 8th तक भी नहीं होती है, 9th 10th में भी शायद नहीं होती, और या फिर 10th में हो सकता है चैप्टर थोड़ा बहुत आ जाए, लेकिन प्रायिकता प्राइमरी के बच्चों को तो नहीं ही पढ़ाई जाती। प्रायिकता हम लोग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, वो भी इंटर लेवल में रहता है मैथ्स में। तो प्रायिकता जो है वो बच्चों को हम नहीं पढ़ा सकते। लेकिन आपको अब करना क्या है, यहाँ से आपको डीन्स ब्लॉक से क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन जो है वो अब आ सकता है। तो डीन्स ब्लॉक हेडिंग डालना है और उसमें लिखना है कि हम डीन्स ब्लॉक की मदद से क्या क्या बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो संख्या और स्थानीय मान पढ़ा सकते हैं, जोड़ पढ़ा सकते हैं, घटाना पढ़ा सकते हैं। आप इसको लिख के रख लेंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट बार क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि संख्या और स्थानीय मान को हम किस मेथड से पढ़ा सकते हैं, तो उसमें डीन्स ब्लॉक ऑप्शन हो पढ़ा देने के लिए। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार ऊपर चढ़ नीचे करके आते ही हैं। और अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र को जब 6065 हम ऐसे लिखेंगे, आपको 65 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया, तो उसने इसको 665 लिखा। उसने इसको क्या लिखा, 665 लिखा। इस प्रकार की त्रुटि हुई क्योंकि छात्रों को संख्याओं की समझ ही नहीं है। संख्या की समझ नहीं होती तो वो कैसे लिख पाता वहाँ पे। छात्रों को गणना सूचक और क्रम सूचक संख्याओं का बोध नहीं है, बिल्कुल ही गलत, क्योंकि उसने सही लिखा है। एक संक्रियात्मक त्रुटि है, ये भी गलत है। छात्रों ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा है। ये क्वेश्चन जो है वो हर बार रिपीट होता है मैथ पेडागोजी में। स्थानीय मान के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, मतलब कि इसके बिना शायद क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं है मैथ पेडागोजी का। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि स्थानीय मान से संबंधित कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं। जैसे कि एक गलती यहाँ पे ये हो गई कि 6065 को लिखने की जगह बच्चे ने 665 लिख दिया, तो ये किसकी गलती है, बच्चे ने स्थानीय मान की अवधारणा को सही से नहीं समझा, ये उसकी गलती है। तो स्थानीय मान से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं और इसमें आपको कुछ करना नहीं होता। अगर आपने क्वेश्चन के टाइप भी देख लिए कि स्थानीय मान से संबंधित कौन कौन सी गलतियां सीटेट में पूछा गया है, तो आपका वो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि योग की एक समस्या 234 + 42 को लिखते हुए एक विद्यार्थी ने जोर से कहा कि यदि वह 40 होता, अगर वह 40 होता तो उत्तर जो है वो क्या होता, अगर वह 40 होता तो उत्तर 244 और 254, 264, 274 होगा, परंतु 42 है, इसलिए यह 274 + 276 होगा। इसलिए 234 + 42 = 276, तो जोड़ने पर ये यही आएगा। आप जोड़कर भी देख सकते हैं। तो विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए कौन सा कथन सही है, विद्यार्थी ने ये जो अपना लॉजिक लगाया उसके लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो गणित की कक्षा में मौखिक परिकल्पनीय युक्तियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आंसर उसने तो अपने लॉजिक से सही बताया है। इस तरह की प्रणालियों के द्वारा तय की गई समस्याओं को ठीक करते हुए एक शिक्षक का कार्य बढ़ जाता है। इस तरह की कलन विधि विद्यार्थियों के अवधारणात्मक ज्ञान का सूचक नहीं है। और अगला ऑप्शन है कि गणित में अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक को बच्चे की अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया को जानने में सहायता करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि गणित में बहुत सारी चीज़ें जो है वो अनौपचारिक तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक को बच्चे की अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया को जानने में सहायता करेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझन
या भ्रांति है। बच्चों को भागफल और शेषफल में भागफल हो गया और शेषफल हो गया, तो यहाँ पे भागफल आता है और जो लास्ट में बचता है वो शेषफल रहता है। तो बच्चों को दोनों में भ्रांति हो गई है। तो छात्रों में इस प्रकार की उलझन को दूर करने के लिए कौन सी नीति जो है वो उपयुक्त होगी? तो श्यामपट्ट पर शिक्षक के द्वारा अनेक विभाजन समस्याओं को निरूपित करना, छात्रों को कार्यशीट दिया जाए और उन्हें उसका अभ्यास करने के लिए कहा जाए, मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे इनसे भिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भागफल और शेषफल की परिभाषा को कम से कम 20 बार लिखना। तो यहाँ पे आप एक बार समझ लीजिए कि जिस बात में हम प्राइमरी लेवल के लिए मैथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को मूर्त वस्तुएं दिखाई जाएं, बच्चों को एक्टिविटी कराई जाए, उसके ऊपर वास्तविक जीवन से मैथ को जोड़ा जाए, उनकी दैनिक लाइफ से मैथ को जोड़ा जाए, ये वाले ऑप्शन से ज़्यादातर सही यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे इनसे भिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण भी करें। तो ये बात जो है वो सबसे सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो मैंने आपको सीडीपी वाले सेक्शन में भी, ईवीएस वाले सेक्शन में भी योगात्मक मूल्यांकन बताया है और रचनात्मक मूल्यांकन, दोनों ही आपको साथ ही में पढ़ना होता है कि रचनात्मक मतलब कि फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, योगात्मक मतलब कि समेटिव। तो आपको हमेशा इसको कंपैरिजन के फॉर्म में अगर आप पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पे योगात्मक मतलब समेटिव की बात की जा रही है। तो यह सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे नहीं वाला ऑप्शन हमें देखना है, तो ये ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये बात उसके बारे में सही है। और अगला है कि इसका उपयोग श्रेणीकरण, कक्षोन्नति और स्थापन में होता है, बिल्कुल ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला है कि यह छात्रों में सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित है, तो बिल्कुल भी नहीं, यही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। योगात्मक मूल्यांकन जो है वो कमजोरियों का निदान नहीं करता है, ये रचनात्मक मूल्यांकन का कार्य होता है। और योगात्मक मूल्यांकन यह उत्पादन अनुकूलन है, न कि प्रक्रिया अनुकूलन, बिल्कुल सही है। ये रिजल्ट डिक्लेयर करता है, ना कि सिखाने की प्रोसेस में भाग लेता है। तो आपको मैं एक चीज़ और बता रही हूँ, अगर आपने कहीं योगात्मक आकलन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो आप वहाँ पे ये तीनों पॉइंट ऐड कर लीजिए कि यह उत्पादन अनुकूल है, प्रक्रिया अनुकूल नहीं। उत्पादन अनुकूल का मतलब ये होगा कि ये रिजल्ट डिक्लेयर करता है, ये प्रोसेस नहीं है सीखने का। एक ऑप्शन तो ये हो गया। एक ये हो गया कि इसका उपयोग बच्चों को रैंक देना, कक्षा में उन्नति देना, इसके लिए किया जाता है। अगला है कि ये सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा होती है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है, पॉइंट जो है वो आप योगात्मक आकलन में लिख के रख सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है कि जो ये सी वाला ऑप्शन है, ये रचनात्मक आकलन का पार्ट है और नहीं वाला ऑप्शन में ही पूछा गया है कि यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है? गणित को पढ़ाने का सबसे अच्छा गुण जो है वो कौन सा है? तो कक्षा में कलन विधि को प्रदर्शित करे और छात्रों को इसे स्मरण करने के लिए निर्देश दे दे। स्मरण करवाना हमें नहीं है बच्चों को, कभी भी मैथ्स में हमें बच्चों को याद नहीं करवाना होता। और अगला है कि अर्थपूर्ण, अगला क्या है? अगला है कि अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनको छात्रों को सामने रखना। तो ये बात ठीक है कि अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करेंगे तो बच्चों के ऊपर दबाव पड़ेगा, वो उसके ऊपर सोचेंगे, उनके अंदर सोचने की क्षमता जो है वो डेवलप होगी। तो ये बात ठीक है। छात्रों को निर्देश देना कि प्रश्न का हल पाठ्य पुस्तक में किए गए प्रतिमान जैसे करें, ऐसा भी नहीं है एक ही पैटर्न पे करते रह जाएं। छात्रों से कहें कि वो प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करें, तो ये भी नहीं करना। यहाँ पे सबसे बेस्ट है बी ऑप्शन कि बच्चों को अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनको छात्रों के सामने रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सबसे ठीक होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
मिसकॉन्सेप्शन हो गया मतलब भ्रांति, और रिप्रेजेंटेशन हो गया, रिप्रेजेंटेशन मतलब कि अभिव्यक्ति हो गया, और उसके बाद एस्टिमेशन मतलब अनुमान लगाना, कंपैरिजन मतलब कि तुलना करना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो हिंदी में थोड़ा सा गलत दिया गया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसके थ्रू करवा रही हूँ। तो ये जो मिसकॉन्सेप्शन है चारों ऑप्शन में आपको मिलाना है। तो मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन अगर देखिए तो हमें यहाँ पे एलसीएम लिखना है, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, एलसीएम इसका 12 हो जाएगा, लेकिन इसने 4 3 7 कर दिया है, तो बच्चों को इसमें भ्रांति हो गई है। ये मिसकॉन्सेप्शन वाला जो है वो ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड कहाँ कहाँ पे है, ए का थर्ड, ए का थर्ड। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो आपके कट गए, दूसरे और चौथे। यहाँ पे क्या हुआ आपका, ए पहला और तीसरे में अब देखना है। उसके बाद जो है वो रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये रिप्रेजेंट किया गया है ना, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया गया है, इसके में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बी का 1 कहाँ कहाँ पे है, तो बी का 1, तो यहाँ पे आपको आंसर तो समझ में आ गया कि यही आंसर होगा, क्योंकि बी का 1 आपको मिल गया। उसके बाद जो है वो कंपैरिजन किया गया है, तो कंपैरिजन तो आपको समझ में आ ही रहा है कि कंपैरिजन आप कहाँ पे करेंगे, कंपैरिजन आप कहाँ पे करेंगे। तो कंपैरिजन अब यहाँ पे किया जा रहा है, कंपैरिजन यहाँ पे किया जा रहा है बड़ा और छोटा में, कि 5 बड़ा है 4 से, तो ये तो कंपैरिजन ही हो गया। और उसके बाद एस्टिमेशन मतलब कि अनुमान लगाना, तो यहाँ पे ये अनुमान लगाना है, जो ऑप्शन बचा वो अनुमान लगाना हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है वो नए तरीके का क्वेश्चन है, और ऐसा भी नहीं है कि ये आपको लिखना है, ये कॉमन सेंस पर बेस्ड है। कि मिसकॉन्सेप्शन मतलब कि हमें कोई भ्रांति हो गई है, मतलब हमने वो सीखा था गुणा करना, यहाँ पे एलसीएम लेना, लेकिन मैंने जोड़ दिया तो मुझसे मिस्टेक हो गया, मिसकॉन्सेप्शन है मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस बारे में। रिप्रेजेंट करना तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद कंपैरिजन, बड़े छोटे में कंपैरिजन तो होता ही है। उसके बाद एस्टिमेशन, यहाँ पे गुणा कर, जो लास्ट ऑप्शन बचा वो आपने एस्टिमेशन लगा दिया। तो ये क्वेश्चन जो है वो कॉमन सेंस पर बेस्ड था। अब अगर आप वैसे देखेंगे लगेगा बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। और यहाँ पे अगर आप हिंदी में देखेंगे तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने आपको वाला दिखाया। अगला क्वेश्चन है कि गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नीतू कक्षा 2 की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया कि जैसे एक परिवार के 4 सदस्य हैं और यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी। अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का क्या उद्देश्य होता है। तो जो मतलब बच्चों को मैथ की प्रॉब्लम शाब्दिक समस्याओं में दिया जाता है उसका क्या उद्देश्य है, सिर्फ इतना ही पूछा जा रहा है। तो बच्चों के संचारण कौशल में वृद्धि करने के लिए वास्तविक जीवन की स्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना, ये बात सबसे सही है कि जो क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया कि हम दोपहर में 4 रोटी खाते हैं, परिवार में 3 सदस्य हैं तो कितने रोटी खाएंगे, तो ये सब जो है बच्चों को सोचने के लिए मजबूर करती हैं। उसके बाद उनकी ये सब एक्टिविटीज़ उनके रियल लाइफ से जुड़ी हुई हैं, तो जिससे कि बच्चा जब रियल लाइफ से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ में मतलब कि इंटरेस्टेड होता है करने में, तो जब वो इंटरेस्टेड होगा, इंगेज होगा एक्टिविटी में, तो वो मैथ को बहुत बेहतर तरीके से समझ के साथ सीख पाएगा। तो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने के सामर्थ्य को ये विकसित करेगा। गणित और भाषाओं की कलाओं का समाकलन करने के लिए नहीं, और छात्रों में केवल गणितीय भाषा को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बी ऑप्शन, यहाँ पे हमारा क्या था, बी ऑप्शन ही सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है। गणित की अपनी भाषा होती है, किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है, ऐसा भी नहीं है, केवल एक ही हल नहीं होता, बहुत तरीके का हल हो सकता है। तो बी ऑप्शन तो एकदम ही गलत है। गणित की जो अवधारणाएं हैं वो अमूर्त होती है, तो बिल्कुल सही है, गणित की अपनी भाषाएं होती हैं। ये बात मतलब गणित की भाषा ही तो है, काउंटिंग नंबर जो है वो गणित की भाषा ही तो है, उसके सिम्बल्स जो है वो गणित की भाषा ही तो है। अगर मैंने 5 और 4 लिख दिया और यहाँ पे प्लस कर दिया था तो गणित की भाषा है ना, कुछ कह, इसमें कुछ लिखा थोड़ी है कि 5 को 4 में जोड़ दिया जाए, प्लस जो है वो एक भाषा को ही तो ये सब दिखा रहे हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो यहाँ पे हमारा ए और सी ऑप्शन होगा, और सिर्फ एक ही हल होता है, ये तो गलत है। तो बी ऑप्शन तो अपने आप ही गलत है, और हर जगह बी ऑप्शन दिया भी गया है। आप इसको काटेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दृश्यीकरण और मतलब कि विजुअलाइजेशन और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि उच्च गणित में बीजगणितीय और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए ये निहितार्थ हैं। प्राथमिक स्तर पर केवल यही कौशल सिखाए जाने चाहिए,
और गणित के अधिगम के मूल्यांकन का एकमात्र यही तरीका है। गणित के ये शिक्षक के काम को आसान बनाते हैं। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपको गलत ही है, एकमात्र, केवल, ये सब ऑप्शन तो एकदम ही गलत हो जाते हैं। और ये शिक्षक के काम को आसान नहीं बनाते हैं, बल्कि शिक्षक के काम को बहुत चुनौतीपूर्ण भी बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को सिखाना उतना आसान भी नहीं होता इन सब मेथड से। तो उच्च गणित में बीजगणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए ये निहितार्थ हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप गणित की सेशन के लिए बताइए कि आपको मैथ पेडागोजी का मेरा डिस्कशन कैसा लगा। आज हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप बोलेंगे तो अगर आपको ये डिस्कशन सही लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मैं ईवीएस पेडागोजी के साथ एक वीडियो इसकी भी अपलोड साथ में करती जाऊंगी, ताकि ये भी साथ साथ हमारा चलता रहे, ईवीएस पेडागोजी भी चलता रहे और ये भी चलता रहे। और फिर जब ईवीएस पेडागोजी खत्म होगा तो सीडीपी वाला पोर्शन जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। कमेंट आए थे कि हाँ आप मैथ पेडागोजी का वीडियो कब बना रही हैं, तो मुझे लगा कि हाँ एक वीडियो मुझे बनाना चाहिए, तो मैंने एक वीडियो बना दिया। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।